नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी दी। पैन आईआईटी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा आवश्यक शासकीय भवनों का पहचान किया जाएगा एवं उसे ज्वाइंट वेंचर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। पैन आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई सोसाइटी है, जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम बनाकर राष्ट्र निर्माण मिशन, व्यावसायिक आजीविका, शिक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से वंचित समुदायों के आय में सुधार लाने का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या चॉइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा। यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर ही लागू होगी। पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं, शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्र केंद्रित नवाचार और इंक्यूबेशन सिस्टम बनाना, साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना, जनजाति क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य है। इस नीति का लक्ष्य है राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाना, 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन करना, 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना और 150 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करना। इससे युवाओं में को नई सोच और तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनजाति समूहों एवं वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिला एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से सशक्त और विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के विकास के लिए
आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पैन आईआईटी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल के साथ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का भी कार्य किया जाएगा। अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। यह प्राधिकरण राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रित करने का काम करेगा। 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लोग रहने की संभावना है। इसलिए भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शहरी विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। इस तरह राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों को बेहतर, सतत और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अंतर्राज्यीय लेन देन में इनपुट सेवा वितरक के नियम और अधिक प्रभावी और केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के संशोधन के अनुरूप यह होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने तथा न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं सस्ती के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलोगों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। जियो रेफरेंस मैप्स से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाता धारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी। भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा। औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन के विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा नक्सलवाद जैसे गंभीर विषयों के बारे में चर्चा की। पूरी जानकारी लेना मुझे शेष है अभी, तो मैं एक बार पूरी जानकारी उसके लूं। लेकिन जो कुछ भी है अमानवीय है, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक बार पूरी जानकारी और मैं लेता हूं। नक्सलियों के खिलाफ बारिश में अभियान चलाने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। हैदराबाद में भेजा गया था, कई अन्य जगहों पर भी। अब कैसे इसको चुनौती मानते हैं और कैसे लड़ेंगे? बारिश के मौसम में काफी मुश्किलें हैं, सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूं कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। भैया
कैबिनेट की बैठक है आज और इसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। धर्मांतरण को लेकर के कानून बनने के लिए, विधेयक बनने के लिए प्रारूप लगभग तैयार है, प्रावधान तैयार है, परंतु वो इस सत्र में अभी नहीं आ पा रहा है। विभिन्न विभागों की चर्चा उसमें शेष रह गई है। आने वाले सत्र में वो अवश्य आ जाएगा, तब तक हम वो काम पूरा कर लेंगे। बैठक का एजेंडा आपको मैं बता दूं पूरा। नक्सल संगठन ज्वाइन करने के बाद भी नसबंदी करवा दी जाती है, उसके बाद जब वो सरेंडर कर देते हैं तब वो टीका बनने की इच्छा कैसे? नहीं, इसमें हमारे प्रावधानों में है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है कि बहन कोई है और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नसबंदी कराई जाती है, परंतु अब वो मुख्यधारा में आने के बाद, पुनर्वास करने के बाद मां और पिता बनना चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उनका असिस्टेंस दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा आपसे एक बात और कहूं, अब अगले हमारे जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 5 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों में ऐसे नौजवान भी आ रहे हैं, महिला और पुरुष, जो अविवाहित हैं, तो उनकी विवाह की भी चिंता उनके परिवार के साथ वहां कर रहे हैं। और जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो विवाह, सामूहिक विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले समय में वहां विवाह भी करवाएंगे। यानी कि वह विवाह होगा, जो सामूहिक विवाह होगा, वो पूर्णतः सारे पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का होगा और वो एक अनूठा होगा पूरे देश दुनिया में। आप इसमें जांच बहुत अच्छे से जांच की गई है। आप जांच में देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस लाइन पर है सब पे ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। कर्मचारी रिश्वत लेकर गिरफ्तारी को पूरा सभी निलंबित अधिकारियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? चालान पुटअप हुआ है, अब ये थोड़ा कोर्ट का निर्णय हो गया है और इसलिए कोर्ट से जैसा आदेश होगा उसमें आगे किया जाएगा। निलंबन की कार्यवाही हुई है, गिरफ्तारी की कार्यवाही के संदर्भ में आगे मार्गदर्शन जैसा होगा वैसा करेंगे। 2028 के चुनाव के लिए किस तरह के सर अलग नहीं, 2028 के चुनाव की चिंता अभी भाजपा को नहीं है। भाजपा चुनाव के लिए, वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, न ही वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति करती है। जिस तरीके से कांग्रेस घुसपैठ कराकर भी वोट बैंक बना लेती है अपना, वैसा हमारा भाव नहीं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज मस्तूरी ब्लॉक पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक नागरिक को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिलना चाहिए और मौसमी बीमारियों जैसे कि डेंगू, मलेरिया और जल जनित रोगों को लेकर अलर्ट रहने का कहा है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल और सहायक कलेक्टर अरविंद कुमारन, डीएस और बता दें कि डीपीएम प्यूली मजूमदार, सीईओ जनपद सहित मस्तूरी ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया और जिसके तहत दंतेवाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया और कहा कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी। जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय रामटेके ने कहा कि जनमानस को परिवार नियोजन साधन के बारे में बैनर, पोस्टर और ऑडियो साउंड के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये कार्यक्रम 11 जुलाई से 18 जुलाई तक व्यापक रूप से चलाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे और इस अवसर पर जिले में अस्थायी साधन इसमें बच्चों में होने वाले अंतर रखने में सहायक प्रदान करेंगे।
बस 2025 11 जुलाई से 18 जुलाई तक ये पखवाड़ा मनाया जाना है। 15 दिन का पखवाड़ा है, जिसमें हम लोग इसमें क्या है, जितने भी मतलब जागरूकता के कार्यक्रम करना है, इसमें सही समय से विवाह के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जन्म अंतराल के बारे में, प्रसव परिवार नियोजन के बारे में, इसमें पुरुष और महिला की सहभागिता, एबॉर्शन उपरांत जो परिवार नियोजन कैसे किया जाना है, वो सब के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के तत्वाधान में सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के लिए जो है राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को सकल हिंदू संगठन एवं हिंदू समाज के लोगों ने ज्ञापन दिए। दुर्ग से भी सभी समाज और संगठन के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसके लिए दुर्ग भिलाई से भी सभी समाज और संगठन के लोग राजेंद्र पार्क चौक में जुटे। वहां के से जो है उन्होंने पदयात्रा करते हुए कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे। मैं डॉक्टर सुदीप सनातनी। आज हम लोग जनसंख्या कानून दिवस पे एक कठोर जनसंख्या कानून की मांग को लेकर राजेंद्र पार्क चौक से हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। पैदल मार्च करते हम लोग आज कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय जी कहीं व्यस्त थे, तो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसका मुख्य उद्देश्य है, भारत भूमि सीमित है। पूर्व भारत भूमि थी 84 लाख वर्ग किलोमीटर। आज कट कट के जनसंख्या डेमोग्राफी के देश के इस्लामिक तरीके से टुकड़े होके वो भूमि बच गई है। आज हम लोग जनसंख्या, आज जो विश्व जनसंख्या दिवस है, उसी समय हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आए हैं। अभी कुछ समय पहले पहलगांव में एक अटैक हुआ था हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं की जाति धर्म और जाति पूछ के मारे थे गोली आतंकवादी लोग। और अभी उसके बाद फिर पता चला है कि पूरा पाकिस्तान के यहाँ अवैध ढंग से रह रहे हैं। अभी रोज भिलाई में देखने को मिल रहा है कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड बना करके रोज पुलिस वाले पकड़ रहे हैं एक दो को। दुर्ग में भी ऐसा हो रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून और ये बहुत जरूरी है। लोग अपने घर को भी अगर देखो, अगर आप लोग का 4 लोग का परिवार है तो उन्नति कर रहा है, और पड़ोसी का अगर 14 लोग का परिवार है तो पीछे जा रहा है, और जो पीछे जाएंगे तो कुछ न कुछ क्राइम करेंगे और पूरे समाज को डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरा बताने का सार सिर्फ इतना है कि अगर ये 100 करोड़ से 150 करोड़ की तरफ आबादी जा रही है, उसके बाद और क्रॉस करेगी, तो कहां तक ये संसाधन सभी को पूरे होंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि कोई नियम बने, नियम के अंतर्गत हम दो और हमारे दो की पॉलिसी लागू की जाए। जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें मुख्य रूप से जो मांग थी वो ये कि एक ठोस जनसंख्या कानून लागू किया जाए, क्योंकि संस्कार विहीन प्रजा जो है वो एक प्रकार से खेत में खरपतवार की तरह है, जो खेत को ही नष्ट कर देती है। हमारी मांग ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, और ये जो बेतरतीब ढंग से विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। अभी आप बिहार का उदाहरण लीजिए
इतने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां जहां वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं और उसमें जो काट छाट करके सुधार की प्रक्रिया शुरू कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो उसके खिलाफ तमाम उनकी हितैषी राजनीतिक पार्टियां कोर्ट चली गई है और रोड का आंदोलन कर रही है, रेल रोको आंदोलन कर रही है। दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती महिला ने नॉर्मल डिलीवरी के बाद में एक बच्ची को जन्म दिया था। मौत के बाद रोते बिलखते परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि कुम्हारी के कुगदा गांव कबीर नगर निवासी मृतक महिला का नाम आरती मार्कंडे था। मृतका के पहले से एक और बेटी थी। परिजनों का कहना है कि उनकी बहू की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। अब परिजन इसकी शिकायत सीएमएचओ से करने की बात कर रहे हैं। सेवती से लेके आया था, ग्राम सेवती से, जिला सेवती पड़ता है और मैं नागपुर ये इधर दुर्ग जिला में है सरकारी हॉस्पिटल, वहां लेके आया था। अच्छा था सब चीज। बच्चा पैदा करने के लिए लाया था मैं, डिलीवरी के लिए लाया था और डिलीवरी करवाने के लिए लाया था। उसके बाद में इन लोग बोले हर चीज अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में 10:30 बजे मेरे बच्चा पैदा हो गया। 10:30 बजे मेरा बच्चा पैदा होने के बाद में इन लोग बच्चा एकदम स्वस्थ है, अभी बाहर में है, कुम्हारी में है। उसको भेज दिया हूँ मैं कुम्हारी। मैं सुबह 6 बजे लाई उसको, एडमिट की। उसके बाद अंदर डिलीवरी के लिए एडमिट करवाई थी। फिर जिला अस्पताल जिला अस्पताल दुर्ग में। उसके बाद मैं अंदर लेके गई चेकअप के लिए, चेकअप किए। फिर बोले कि टाइम है, ऐसे करके थोड़ी देर में फिर अंदर लेके गया, उसको चेकअप किया, नॉर्मल डिलीवरी। उसके बाद से एकदम ब्लडिंग जाना चालू हो गया, अचानक से एकदम सीरियस हो गई। उसका डिलीवरी कराया जा रहा था तो उसको अत्यधिक ब्लड लॉस हुआ तो उसको रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद तुरंत उसको क्या बोलते हैं ETT ट्यूब लगाया गया। उसके बाद तुरंत उसको OT में ले जाया गया और परिजनों को बता दिया गया था कि इसे बच्चादानी निकालना पड़ेगा। तो बच्चादानी निकालने के बाद डॉक्टरों के द्वारा मैनेज किया गया और डॉक्टरों की टीम के द्वारा अथक प्रयास के बाद में, क्योंकि उसको 11:30 बजे से ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे और वह लगभग 2:30 बजे खत्म हो गई। बिलासपुर में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां पर एक हेड कांस्टेबल ने ड्राइवर और कंडक्टर की बेसबॉल के बैट से बेरहमी से पिटाई की, जिससे कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि ड्राइवर रेस ड्राइविंग कर रहा था और जिसके चलते यह मारपीट हुई है। पुलिस ने मामले में हेड कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी जांच पहचान कर ली है। और आपको बता दें कि दिनेश कुमार डहरिया यानी कि ड्राइवर बेमित्रा नवागढ़ चाकापेड़ा का रहने वाला है। पिछले 5 जुलाई वो अपने कंडक्टर विष्णु पंजारे के साथ में हाईवा लेकर रायगढ़ जाने के लिए निकला था। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक ट्रेलर जो है वो रेस ड्राइविंग कर रहा था, शराब पी करके वाहन चला रहा था, जिस पर कि पब्लिक ने रिपोर्ट की और उसके खिलाफ में FIR किया गया है। और उसी दौरान ट्रेलर चालक ने भी रिपोर्ट की कि एक वहां पर वर्दीधारी जवान जो जा रहा था, जिसने कि इस विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट की, तो उस मारपीट पर भी FIR उस वर्दीधारी आरक्षक के खिलाफ में की गई है। दोनों प्रकरणों की जांच की जा रही है। बिलासपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जेल में बंद अपने भाई से मिलने पहुंचे युवक और उसकी मां पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले युवक को चाकू दिखाकर डराया, फिर मां बेटे के साथ जमकर मारपीट की। यही नहीं, हिंदूगिरी का आरोप लगाते हुए युवक के साथ गाली गलौज और धमकी दी। घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों की संख्या में लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे। तो वहीं घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। तो वहीं पीड़ितों और संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बता दें कि यह घटना बिलासपुर के सेंट्रल जेल के ठीक सामने की है, जहां पर सिरगिट्टी निवासी इस्माइल खान और उसके साथियों ने किसी बात को लेकर विवाद शुरू किया और युवक पर चाकू की नोक पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई युवक की मां के साथ भी मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक इस्माइल खान आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है और पुलिस को ऐसे आदतन बदमाश के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सोनू गोस्वामी व उसकी मां थाना उपस्थित हुए हैं। ये बताए कि ये सोनू गोस्वामी का जो भाई है राहुल गोस्वामी जेल में है, उससे आज ये दोनों मिलने गए थे। उस दौरान वहां इस्माइल खान भी इनको मिला और उस पे किसी बात को लेकर से विवाद हुआ था। उस दौरान प्रार्थी द्वारा कहना है कि मारपीट भी किया था और चाकू भी निकाला था। इसमें अभी मारपीट का मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आज के लिए गए थे मेरे बड़ा लड़का के लिए और वहाँ से बाहर निकले तो मेरा लड़का को इसको पकड़ लिए थे, छोटा वाला सोनू को, और उसके बाद इसको चक्कू वक्कू निकाले और मेरे को भी जान से मारने की धमकी दी और मेरे को भी एक झापड़ मारे यहाँ पर। उसके बाद इसको भी मारे, इसको भी मारे और सबको जान से मारने की धमकी बाहर निकल करके पुलिस वाले लोग के सामने में धमकी दे रहा था और बोलता है कि तुम लोग बहुत उड़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम करके राम के साथ जुड़े हो, इसलिए उड़ रहे हो, बहुत ज्यादा बोलता है। तुम लोग निकलो बाहर, तुम लोग को बताता हूँ, जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी आप शिकायत किए हैं? नहीं, अभी करने वाले हैं हम लोग, शिकायत करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे हम लोग उसके खिलाफ। जेल परिसर में गया था मम्मी के साथ मुलाकात करने के लिए, उन लोग उतने ही में आए, 6 से 7 लोग मेरे को पकड़ के लेके आए बाहर, मतलब जेल गेट कने। तो उतने में बोला आजकल हिंदू संगठन में जुड़ गया, बहुत उड़ रहा है, ऐसा है वैसा है बोल के, और फिर उसके बाद मारना स्टार्ट किया। तो बीच बचाव में मम्मी लोग आया तो पूरा चाकू वाकू निकाल लिया था, फिर मारा है वो। क्या पुरानी रंजिश? नहीं दिया मेरे को। मारपीट हुई है? मेरे को बोलता है हिंदू संगठन में जुड़ा है, आजकल बहुत उड़ रहा है, ऐसा वैसा गाली गलौज किया और जेल परिसर के अंदर मारा, मतलब लेके आया फिर बाहर में मारा और अंदर में भी धमकी दिया। और उसके बाद मम्मी लोग भी हाथ मतलब छुड़ाने में आए तो चाकू चला रहा था। किसने मारा है? इस्माइल खान। और उससे 2-3 जन और लोग थे तो उसको बोल रहा सामान निकाल और मारने के लिए बोल रहा था। किसमें मारे? सामान में मार रहा था भैया, पहले 2 झापड़ मारा, फिर उसके बाद सामान निकाल रहे मारने के लिए, पूरा चलाए दिया और मैं बचा हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।